हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लोमा, बीएससी एंड आईटीआई वालों के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। स्टूडेंट, इसरो सार मीन्स सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए, आईटीआई पास आउट्स के लिए और जिन्होंने बीएससी कर रखा है फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, उनके लिए स्टूडेंट वैकेंसी आई है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से आज बात करने वाले हैं। स्टूडेंट, ये वैकेंसी कहाँ पे आई है स्टूडेंट? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे जो पद है स्टूडेंट वो है तकनीकी सहायक का, जिसे टेक्निकल असिस्टेंट कहा जाता है। ये जो टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट होता है ये होता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग पास आउट्स के लिए, जिन्होंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रखा है वेरियस स्ट्रीम्स में, लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, उन सभी लोगों के लिए होता है। सबसे पहला पोस्ट है यहाँ पे स्टूडेंट सिनेमेटोग्राफी फोटोग्राफी का। तो यहाँ पे यूआर में एक पोस्ट है और शेड्यूल्ड कास्ट में एक पोस्ट है। और यहाँ पे आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या दिया गया है कि आप फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए सिनेमेटोग्राफी या फोटोग्राफी में। ठीक है, फर्स्ट क्लास का अर्थ क्या है कि मिनिमम 60% आपका मार्क्स होना चाहिए। डिप्लोमा का जो फाइनल मार्कशीट बनता है ना, छठे सेमेस्टर का मार्क्स, सिक्स्थ सेमेस्टर का, उसमें अगर परसेंटेज वाइज है तो 60% होना चाहिए। अगर सीजीपीए है फिर भी आप परसेंट निकाल के देख लीजिए, लगभग सारे कैंडिडेट्स का ये होता है। हम लोग बात करेंगे जो कोर ब्रांचेज है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग अलग यहाँ पे स्टूडेंट आपको पोस्ट कोड देखने को मिल जाएगा, तो कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। देखिए सबसे पहला पोस्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। देखिए एक होता है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसको डबल ई कहा जाता है, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिसको ट्रिपल ई कहा जाता है। तो जिन्होंने अपना डिप्लोमा डबल ई से कर रखा है, जिन्होंने अपना डिप्लोमा ट्रिपल ई से कर रखा है स्टूडेंट, वो पोस्ट कोड 3 के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपके पास डबल ई से डिप्लोमा या ट्रिपल ई से डिप्लोमा यहाँ पे होना चाहिए। यूआर में एक पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे एक पोस्ट है। आगे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। एक ब्रांच होता है जिसको ईसीई कहा जाता है। तो जिन्होंने अपना डिप्लोमा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से कर रखा है, जिनका ब्रांच ईसीई था, वो पोस्ट संख्या 4 के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए ईसीई में। ठीक है, यूआर में एक पोस्ट है और शेड्यूल्ड ट्राइब में यहाँ पे एक पोस्ट है। लगभग सभी में यूआर में एक पोस्ट है, तो सारे कैंडिडेट्स भर सकते हैं। ठीक है, एक सीट है, एक सीट के लिए आपको फाइट करना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट पोस्ट संख्या 5, यहां पे दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग करके होता है स्टूडेंट। अगर आपने अपना डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से कर रखा है, तब आप पद संख्या 5 पोस्ट कोड 5 के लिए अप्लाई करेंगे। यहां पे केवल यूआर से एक पोस्ट दिया गया है। अब बात करेंगे स्टूडेंट मेन कोर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, दैट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पे टोटल 5 पोस्ट है स्टूडेंट, यूआर में केवल 2 है। शेड्यूल्ड कास्ट में एक पोस्ट पिछला वाला ही खाली है, बैकलॉग वैकेंसी है ये। अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब में एक है और ईडब्ल्यूएस में एक है। ओबीसी को हटा दे तो लगभग सारे कैटेगरी में यहाँ पे पोस्ट दिए गए हैं। यूआर में 2 पोस्ट है, तो आप लोग यूआर के लिए फाइट करें। यहाँ पे भी आपको फर्स्ट क्लास डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ध्यान यहाँ पे ये देना है स्टूडेंट कि यहाँ पे ऑटोमोबाइल वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे। मैं पहले बोल दे रहा हूं स्टूडेंट, ऑटोमोबाइल वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं होंगे। पिछली बार भी काफी सारे कैंडिडेट्स गए थे, उनको स्किल टेस्ट में हटा दिया गया था, क्योंकि अगर ऑटोमोबाइल वाले एलिजिबल होते तो यहाँ पे लिखा होता, अन्यथा अलाइड सब्जेक्ट करके लिखा होता या इक्विवेलेंट लिखा होता। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है कि फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो अगर आपके पास प्रॉपर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिप्लोमा है, देन आप यहाँ पे पोस्ट संख्या 5 के लिए, पोस्ट कोड 6 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये तो था आपका टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग जिन्होंने कर रखा है। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए वैकेंसी नहीं आई है, तो आपको घबराना नहीं है। इसरो वीएसएससी में विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर में स्टूडेंट आप सभी लोगों के लिए बम्पर वैकेंसी आने वाली है। स्टूडेंट आज 2 मई है, 5 मई को आपका एडवर्टाइजमेंट आने वाला है वीएसएससी इसरो का, और वहां पे
सारे ब्रांचेज के लिए सीटें होंगी। ऑब्वियसली मैकेनिकल के लिए काफी ज्यादा सीटें हैं वहां पे, इलेक्ट्रिकल के लिए भी, लेकिन कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी वहां पे सीट दिया गया है। तो आप लोग स्टूडेंट वहां पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और उसकी भी वीडियो मैं बहुत ही जल्द आपको बना करके दूंगा। नेक्स्ट स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस है जिन्होंने बीएससी कर रखा है, वो स्टूडेंट साइंटिफिक असिस्टेंट वैज्ञानिक सहायक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो वैज्ञानिक सहायक होता है, जो साइंटिफिक असिस्टेंट होता है, वो टेक्निकल असिस्टेंट के ऊपर का पोस्ट है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आपने अपना बीएससी यानी कि बैचलर इन साइंस कंप्यूटर साइंस से कर रखा है, तब आप पद संख्या 7 के लिए अप्लाई कर देते हैं। यहां पे मैं 2-3 बातें क्लियर कर देना चाहता हूं। डीआरडीओ में काफी सारे कैंडिडेट्स छट करके आए हैं जिन्होंने एक सब्जेक्ट लेकर के पढ़ा है कंप्यूटर साइंस को, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपका बीएससी ऑनर्स इन मैथ था, बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स था, आपने एडिशनल कंप्यूटर साइंस लेकर पढ़ा, तो वो बिल्कुल भी डिग्री मान्य नहीं होगी। अगर आपने अपना बीएससी कंप्यूटर साइंस में कर रखा है, मेन सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर साइंस है, तभी स्टूडेंट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 3 पोस्ट है स्टूडेंट, लेकिन वही यूआर वालों के लिए केवल एक, ईडब्ल्यूएस के लिए एक पोस्ट है, ये यहाँ पे ठीक बात है। एससी के लिए भी यहाँ पे एक पोस्ट है। तो ऑब्वियसली सारे जितने भी कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, बीएससी कर रखा है आपने, यू कैन गो फॉर दिस पोस्ट। ओके, आगे यहाँ पे स्टूडेंट फिजिक्स के लिए भी पोस्ट है। तो अगर आपने यहाँ पे अपना बीएससी कर रखा है फिजिक्स से एज अ मेन सब्जेक्ट, और साथ में क्या होना चाहिए भाई, मैथ भी होना कंपलसरी है, केमिस्ट्री भी होना कंपलसरी है, तभी आप पोस्ट कोड 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूआर के लिए एक पोस्ट है और एससी के लिए एक पोस्ट है। नेक्स्ट है स्टूडेंट यहाँ पे भौतिकी फिजिक्स का ही एक पोस्ट यहाँ पे खाली है, लेकिन यहाँ पे तैनाती स्थल दूसरा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बालासोर उड़ीसा दिया गया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट सबसे लास्ट जो पोस्ट है वो है पुस्तकालय सहायक ए लाइब्रेरी असिस्टेंट। इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन आपने कोई सा भी बैचलर डिग्री कर रखा है तो चलेगा, लेकिन साथ में आपको चाहिए फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस अथवा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, या जो भी इससे रिलेटेड चीजें होती है ना, यानी जो भी इक्विवेलेंट डिग्री है, देखिए लिखा गया है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप स्टूडेंट लाइब्रेरी असिस्टेंट ए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली कि कौन कौन से पोस्ट हैं, क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, कितने कैटेगरी में कौन कितने पोस्ट हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट, जो कि आपको ध्यान देना है यहाँ पे। अच्छा, आईटीआई वालों का बचा हुआ है, तो आईटीआई वालों का मैं बता देता हूं, आप लोगों का सिलेक्शन टेक्नीशियन बी के लिए होता है। तो लगभग सारे पोस्ट कोड के लिए, यानी कि अगर आपने केमिकल से कर रखा है, अगर आपने स्टूडेंट यहाँ पे और भी काफी सारे पोस्ट कोड है, ये देखिए, अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से कर रखा है, फिटर के लिए भी ये है, यहाँ पे मशीनिस्ट के लिए भी है, प्लम्बर के लिए भी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के लिए है, डीजल मशीन के लिए है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए है, प्लम्बर के लिए है 2 पोस्ट, यहाँ पे पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक के लिए है ना। तो लगभग आईटीआई के सारे ट्रेड के लिए स्टूडेंट यहाँ पे 1-2 पोस्ट है। तो आप सभी स्टूडेंट ये देखिए, आईटीआई सिविल के लिए भी है, मैकेनिकल के लिए भी है, ये डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है। ठीक है, जिन्होंने आईटीआई एनटीसी कर रखा है ड्राफ्ट्समैन से, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आईटीआई वालों के लिए भी स्टूडेंट लगभग सारे ट्रेड के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आई है। नाउ अब हम बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो चलिए, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। अगर मैं यहाँ पे देखिए बात करूं स्टूडेंट यहाँ पे वेतन की, कि भाई कितना सैलरी मिलता है, तो जो टेक्निकल असिस्टेंट है, तकनीकी सहायक, जो वैज्ञानिक सहायक है, साइंटिफिक असिस्टेंट, और जो लाइब्रेरी असिस्टेंट है, इन तीनों को एक प्रकार की सैलरी दी जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है 63,758, यानी 63,758, और मान के चले तो लगभग 59 से 60 हजार आपको इन हैंड मिलेगा। 3-4 हजार स्टूडेंट आपका पेंशन के रूप में जमा होता है, जो कि आपको बाद में एज अ होल मिलता है। अगर हम तकनीशियन बी यानी आईटीआई वालों की बात करें, तो यहाँ पे आपका जो पर मंथ है वो 30,814 रुपीज दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आयु सीमा स्टूडेंट 16 मई 2023। एक बात मैं सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो लोग भी अप्लाई करेंगे, क्या फाइनल ईयर वाले एलिजिबल है या नहीं। तो अगर आपका रिजल्ट 16 मई 2023 के पहले आ चुका है, जिस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, तब आप स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं।
अगर 16 मई 2023 तक आप न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं करते हैं तब आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो 16 मई 2023 को आपका 18 साल होना चाहिए, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 16 मई 2023 को स्टूडेंट आपका 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर कैरियर प्रोग्रेशन की बात करें तो इसरो स्टूडेंट इसीलिए एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, अगर कहें तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको अपने कैरियर में ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। यहाँ पे अगर आप पढ़ें पूरी अच्छे तरीके से, तो मैंने यहाँ पे पढ़ रखा है कि आप स्टूडेंट अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको स्टूडेंट अपर यानी कि ऊपर प्रमोशन दिया जाएगा, प्रमोशन स्कीम के तहत, इररिस्पेक्टिव ऑफ की वैकेंसीज है या नहीं। मतलब अगर आपके ऊपर वाले पोस्ट पे वैकेंसी रहे ना रहे उससे मतलब नहीं करता है, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन किया जाएगा। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो एप्लीकेशन फी स्टूडेंट आपको शुरुआत में 750 रुपए देने होंगे। मैं पोस्ट कोड 2 से 10 की बात कर रहा हूं, 750 रुपए देने होंगे। लेकिन जो लोग रिटन टेस्ट के लिए जाएंगे उनको 500 रुपए रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर आप महिला हैं, अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, अगर आप एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक हैं, या अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, तो आपको पूरा का पूरा 750 रुपए रिफंड किया जाएगा। कहां पे? यदि आप रिटन टेस्ट देने जाते हैं तो जब आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा तब आपको ये अमाउंट रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर हम पोस्ट कोड 11 से 26 तक की बात करें तो आपको इनिशियली 500 रुपीज पे करने होंगे, लेकिन 400 रुपए आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। कहां पे? जब आप रिटन टेस्ट देने जाएंगे वहां पे। अगर आप महिला हैं, SC ST हैं, पीडब्ल्यूबीडी हैं या एक्स सर्विसमैन है तो आपको पूरा का पूरा 500 रुपया रिटर्न कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। नेक्स्ट, तो आप लोग फॉर्म तो भाई भर ही लीजिएगा, वो कोई मैटर नहीं करता है कि क्या फोटो लगेगा क्या सिग्नेचर। अब बात करते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि चयन प्रक्रिया की। तो स्टूडेंट सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले लिखित परीक्षा यानी कि रिटन टेस्ट देना होगा। रिटन टेस्ट में स्टूडेंट टोटल 80 MCQs आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि 80 बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपको समय दिया जाएगा 1 घंटे 30 मिनट। ठीक है, यानी कि 90 मिनट के अंदर में आपको 80 MCQs सॉल्व करने हैं। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है, ये DRDO वाला नहीं है, पूरा मार्क नहीं चले आना है। ठीक है, कंफर्म हो तभी टिक करना है, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपका 1 नंबर आएगा। अगर आप गलती कर देते हैं तो आप देख सकते हैं 0.33 आपका यहाँ पे स्टूडेंट, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.33 स्टूडेंट आपका मार्क्स काट लिया जाएगा। तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। ये तो 80 MCQs आपका हो गया स्टूडेंट, ये 80 नंबर का होगा। लिखित परीक्षा जो है आपका हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, गलत होगा तो 0.33 मार्क्स आपका जाएगा। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। अब चूंकि स्किल टेस्ट में लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, DRDO में स्किल टेस्ट होता नहीं है सर। पहले DRDO में भी होता था स्किल टेस्ट, बाद में हटा दिया गया है। जितने भी नॉन गैजेट पोस्ट है ना उनके लिए स्किल टेस्ट हटा दिया गया है। इंटरव्यू स्किल टेस्ट क्या होता है स्टूडेंट? बिल्कुल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं समझना है कि आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो गया है और आपको स्किल टेस्ट में बुलाया गया तो आपका हो जाएगा। रिटन टेस्ट में आपको अच्छा से अच्छा परफॉर्म करना है। आपका जो सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगा। अब सर ऐसा आप कैसे बोल रहे हैं? तो मैं आपको सिनेरियो बताता हूं होता क्या है। रिटन टेस्ट में 1:5 के बेसिस पे, चलिए हम लोग आगे देख लेंगे। आई थिंक 1:5 के बेसिस पे ही जनरली क्या किया जाता है, कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है, उन सभी को बुलाया जाता है स्किल टेस्ट के लिए। अब स्किल टेस्ट में जो लोग क्वालिफाई हो जाते हैं फिर उनका रिटन टेस्ट में जो मार्क्स आया है उसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए मैंने 10 लोगों को बुलाया स्किल टेस्ट के लिए, वो 10 लोगों में से 5 लोग क्वालिफाई कर गए। अब उन 5 लोगों में मैं देखूंगा कि सबसे ज्यादा रिटन टेस्ट में नंबर किसका आया था और उसको मैं सेलेक्ट करूंगा। ये होता है प्रक्रिया, आगे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो आपको रिटन टेस्ट में थोड़ा अधिक ध्यान देना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट पास क्राइटेरिया। ये मायने नहीं रखता है, ये सिर्फ आपको लिखा गया है कि आप पास कब करेंगे। हालांकि ये आपको सिलेक्शन की गारंटी नहीं देता है और ऑब्वियसली आप 32 मार्क्स ला करके सेलेक्ट नहीं ही हो सकते हैं। वर्स्ट सिनेरियो ये हो जाएगा। ठीक है, स्किल टेस्ट में स्टूडेंट ये आपका कंफर्म है कि अगर आप 100 में 50 नंबर ले आते हैं तो आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं और क्वालिफाई करने के बाद आपका जो रिटन टेस्ट में मार्क्स आएगा उसके बेसिस पे आपको फाइनल सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है।
देखिए यहाँ पे लिखा गया है, नोट में ध्यान देना है, स्किल टेस्ट विल बी प्योरली ऑन गो बेसिस। स्किल टेस्ट जो होगा स्टूडेंट वो बिल्कुल अंतिम परिणाम के आधार पे होगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट फ्रॉम एमंग द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द स्किल टेस्ट। यानी जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा, तो रिटन टेस्ट में जो आपका मार्क्स आया था कौन से कैंडिडेट्स का जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट में 100 बच्चे को बुलाया गया, 50 बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया, तो वो 50 बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो गया, उन 50 बच्चों का रिटन टेस्ट का मार्क्स देखा जाएगा और जिनका अधिक होगा उनको फिर सेलेक्ट किया जाएगा वैकेंसीज के बेसिस पे कि कितना वैकेंसी है, और वैकेंसी तो कितना है आप देख सकते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए लिखा गया है 1:5 के 1:5 इसको बोल सकते हैं, 1:5 के बेसिस पे बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। और इससे लगभग ज्यादा ही होता है, मैंने देखा है 2, 3, 4 पोस्ट भी होते हैं तो लगभग 50-100 कैंडिडेट्स को बुला लिया जाता है, ये हर बार का है। तो स्किल टेस्ट में अच्छे खासे लोगों को बुलाया जाता है ताकि इसरो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सबको एक तरीके से सेम अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है, तो आपने अगर थोड़ा सा भी मेहनत किया है रिटन टेस्ट में तो आपको ऑब्वियसली स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट नीचे बताया गया है कि जो रिटन टेस्ट होगा वो किन किन शहरों में होगा। ये पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। जो स्टूडेंट बिहार के स्टूडेंट्स हैं, पटना भी यहाँ पे सेंटर है, तो आप पटना में जाकर के एग्जाम दे सकते हैं इसका। आगे हम लोग बात करते हैं आवेदन कैसे करें, तो 26 अप्रैल से आवेदन स्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट। लास्ट 16 मई 2023 रात के नहीं 17 बज रहा है, यानी कि शाम के 5 बजे तक डेट है। तो स्टूडेंट आप जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई जरूर कर लें, क्योंकि लास्ट में सर्वर का प्रॉब्लम आता है। तो आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं उसी समय आप जाकर के अप्लाई कर ले। कहां पे अप्लाई करना है भाई, तो जो SHAR इसरो सार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है https www.sar.gov.in, और इसका जो लिंक है ये नीचे मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, वहां से स्टूडेंट आप जरूर देख लें। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि यहाँ पे आपको बताए गए। ये आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन 26 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, 16 मई लास्ट डेट है और शुल्क भुगतान 17 मई लास्ट डेट है। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए, मैंने कुछ हाईलाइट कर रखे हैं। देखिए सबसे पहला क्या है कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसा मैंने कहा 16 मई 2023 आखिरी तिथि है, इस तिथि तक आपके पास में वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं है। तो वैसे कैंडिडेट्स जो 2023 में पास आउट होने वाले हैं और 16 मई तक उनके पास रिजल्ट नहीं आता है, तब आप एलिजिबल नहीं है। आगे स्टूडेंट क्या है कुछ इंपॉर्टेंट, अगर हाँ यहाँ पे लिखा गया है क्या कि लिखित परीक्षा कौशल परीक्षा के लिए प्राप्त पात्र अभ्यर्थियों को सूचना केवल उनके पंजीकृत ईमेल के द्वारा ही दी जाएगी। बिल्कुल, तो जो भी इंफॉर्मेशन इसरो सार के द्वारा होगा वो आपको ईमेल के माध्यम से दिया जाएगा। तो आप किसी साइबर कैफे का ईमेल ना दे दें, आप अपना ही ईमेल दें, अन्यथा आप सूचना से वंचित हो सकते हैं। तो अगर आपका रिटन टेस्ट में सिलेक्शन हो जाता है और अगर आपको बुलाया जाता है स्टूडेंट, तो ये सभी जो सूचनाएं होंगी वो आपको प्रॉपर ईमेल पे दी जाएंगी, तो आप अपना ही यहाँ पे ईमेल दें। ठीक है, आगे स्टूडेंट यहाँ पे यात्रा भत्ता के बारे में बताया गया है कि अगर आप जाते हैं आप क्वालिफाई हो जाते हैं कि आप कौशल परीक्षा देने जा रहे हैं, स्किल टेस्ट देने, तो स्किल टेस्ट का यहाँ पे यात्रा भत्ता दिया जाता है, शॉर्टेस्ट रूट का इसरो में ये प्रोविजन है, दिया जाता है। आगे स्टूडेंट यहाँ पे दिया गया ये सबसे इंपॉर्टेंट, कास्ट को लेकर जो प्रॉब्लम होता है, ओबीसी का, भाई ओबीसी दिया हुआ, ओबीसी का तो सीट ही नहीं है भाई। तो जो SC ST और ओबीसी का हो सके हो, मुझे नहीं दिखाओ, तो ओबीसी और EWS के जो भी कैंडिडेट्स हैं स्टूडेंट, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनाना है। ये जो एनेक्योर 1, 2 एंड 3 है, इन तीनों का PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस PDF के बेसिस पे आपको अपना सर्टिफिकेट बना लेना है। अब ये देखिए जरूरी नहीं है कि आपको उसी सर्टिफिकेट पे मोहर बनाना है। अलग अलग स्टेट में स्टूडेंट अलग अलग जन सुविधा केंद्र या ऐसे करके बहुत सी ब्लॉक स्तर पे या फिर जिला स्तर पे होता है जहां पे ये सर्टिफिकेट बनता है। तो आप वहां से जाकर के स्टूडेंट अपना OBC NCL, EWS NCL, शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब का सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में एक सर्टिफिकेट बना ले। ठीक है, और ये सर्टिफिकेट भी आपका कब का होना चाहिए, ये 2022-23 के लिए आए और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वैध होना चाहिए, जो EWS के। ठीक है,
आगे स्टूडेंट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अगर हो तो नहीं। चलिए, तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, और स्टूडेंट आप सभी जा करके जरूर से अप्लाई करते, क्योंकि ये वैकेंसीज बार बार नहीं आती है। जो डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, घबराना नहीं है। इसरो बीएसएससी में स्टूडेंट ऑफिशियल अभी नोटिफिकेशन आना शेष है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जो एडवर्टीजमेंट का नोटिफिकेशन है स्टूडेंट, वो आपका 5 मई को आएगा। और अभी रोजगार पे आ चुका है भाई, एडवर्टीजमेंट आ चुका है कि हाँ ये सारे पोस्ट कोड है, और वो मैंने ग्रुप में डाल रखा है। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर लें स्टूडेंट। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, @edulogy ऑफिशियल। ठीक है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का हैंडल है, आप स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे किसी और नोटिफिकेशन के बारे में, किसी और रोजगार के पर्पस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।